नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द जॉब लग जाए और मेरी ही तरह आपकी भी बेरोजगारी दूर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले आप लोगों के लिए ऑफर रखा हूँ, तो इसे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज हम क्लास नंबर 17 को देख रहे हैं, सफलता सीरीज वाली, जिसमें टोटल 30 क्लास आने वाली है। और इससे पहले की जो भी पीडीएफ है, यानी 16 क्लास की पीडीएफ जो भी बच्चे बाय किए हैं उनको दे दिया गया है। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, एकमात्र मोबाइल नंबर, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होता है और वहाँ पे एक छोटी सी फी अदा करके कंटेंट को बाय करना होता है। डिस्क्रिप्शन में सेम व्हाट्सअप नंबर का लिंक भी है, आप लिंक के थ्रू भी व्हाट्सअप पे जाके मैसेज कर सकते हैं। अब ऑफर क्या है सरस्वती पूजा के अवसर पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफर का इंतजार करते रहते हैं, तो हमारा कोई सा भी आप ई बुक फॉर्मेट की कंटेंट लेंगे। ई बुक अपने पास 3 अवेलेबल है, पैरासीटामोल 500, परीक्षा दर्पण और आपका पैरासीटामोल 2। कोई भी एक ई बुक आपको 60 रुपया में मिल जाएगा, तो आप लोग ले सकते हैं। ये 60 रुपया आपको जो है एग्जाम में 6000 का काम करके देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये बात को आप भी भली भांति जानते होंगे, इसमें क्या कहना है। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो भैया। ये पैरासीटामोल सीरीज जो है ये आपके एसएससी, दिल्ली पुलिस इत्यादि एग्जाम के लिए रामबाण साबित होती है, हो रही थी और होता रहेगा। इसके अलावा ये जो पैरासीटामोल है, चूंकि एनटीपीसी आरपीएफ का एग्जाम भी आने वाला है, तो ये ओवरलैप वाला कंटेंट है। ये आपको रेलवे के जो जहां नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वहां भी काम आएंगे और एसएससी दिल्ली पुलिस में तो काम आएंगे ही आएंगे। और परीक्षा दर्पण स्पेशल रेलवे के एग्जाम के लिए बनाई गई है। इसके अलावा बिहार एसएससी, पुलिस दरोगा, है ना, इत्यादि का कंटेंट भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में हुई थी? देखिए, 4 फरवरी से जीडी की एग्जाम चालू होने वाली है और 4 फरवरी को लंबी चौड़ी भीड़ रहेगी यहाँ पे कंटेंट लेने के लिए, क्योंकि जब एग्जाम दे के बच्चे निकलेंगे तो उनका दोस्त पूछेगा कैसा एग्जाम गया, बहुत अच्छा, कहाँ से पढ़ा था, टुडे एग्जाम से, तब आएंगे। मैं कहूँगा तो विश्वास नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, है ना। आज तक तो यही होता आया है और हमेशा सत्य ही बोला हूँ और सत्य बोलना ही सिखाता हूँ आपको, बाद बाकी आप भी समझदार हैं। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है भाई। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना से जो ईस्वी है इसे भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो नज़दीकी एग्जाम है, छोटे छोटे एग्जाम है, जीडी, एमटीएस इत्यादि, तो यहाँ पे पूछे जाते हैं। आइए 12 पंचवर्षीय योजना को समझते हैं ईस्वी के तौर पे। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56। ये पहला पंचवर्षीय योजना था जो हेराल्ड डोमार मॉडल पे आधारित हुआ करता था और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक प्रायोरिटी कृषि को दिया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था। तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चला था। लेकिन चौथा और पंचवर्षीय योजना के बीच में गैप है 3 साल का, यानी 1966 से 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई और इस वार्षिक योजना को योजना अवकाश का काल कहा गया, है ना। ये जो है योजना अवकाश का काल कहलाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, कई दफा आपसे पूछा जाता है कि योजना अवकाश की अवधि क्या है, तो 1966 से 1969, है ना। अब चौथा पंचवर्षीय योजना आपके 1969 से 74 के लिए बनाया जाता है। 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक के लिए बनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहां से भी क्रिएट होता है, सबसे कम अवधि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजना, तो आप कहेंगे 5वां पंचवर्षीय योजना, ये सबसे कम अवधि के लिए। यहाँ पे आप आंकड़े को गिनेंगे तो 4 और 8 में 4 का डिफरेंस है, बाद बाकी हर जगह आपको 5 का डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें हो जाती है मामला अलग, है ना। 1974 से 78 तक जो है पंचवर्षीय योजना की अवधि तो तय हो गई 5वीं वाली की, लेकिन क्या होता है कि केंद्र में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है ना। और जनता पार्टी के सरकार के तरफ से पीएम कौन होते हैं? मोरारजी देसाई साहब होते हैं। अब मोरारजी देसाई साहब से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक आपका आता है कि भाई भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किए हैं, तो मोरारजी देसाई आंसर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि केंद्र में पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, तो भी आपका मोरारजी देसाई आंसर होता है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि रोलिंग प्लान की अवधारणा के समय, है ना, केंद्र में
प्रधानमंत्री कौन थे, तो भी मोरारजी देसाई आंसर होगा। अब ये रोलिंग प्लान क्या है, देखिए जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने जो है पंचवर्षीय योजना जो 5वीं वाली चल रही थी उसको ब्रेक करके इसके जगह पे 1978 से 83 तक के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा दी। इसे रोलिंग प्लान की ये जो अवधि है, रोलिंग प्लान की अवधि तय किया गया, ठीक है। लेकिन इसके दो आंसर होते हैं, कैसे, क्योंकि फिर से जब जनता पार्टी से सरकार छीन गई और कांग्रेस के खेमे में गई तो कांग्रेस ने इस चीज को 1980 में ही ब्रेक करके 80 से 85 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना का जो है समय निर्धारित कर दिया। तो क्या रोलिंग प्लान 83 तक चली? नहीं, 80 में ही ब्रेक हो गई। तो रोलिंग प्लान की 2 ईस्वी आपका आंसर होता है 1978 से 80, 1978 से 83, ठीक है भाई। तो ये अवधि निर्धारित किया गया था और यहां तक चला था। दोनों बात समझ गए। अब छठा पंचवर्षीय योजना हो गया, 7वां हो जाएगा सर 1985 से 90, लेकिन 7वां और 8वां के बीच में गायब है। 1992 तक जो है फिर से जो है कोई पंचवर्षीय योजना का टर्म नहीं आया। फिर आपका जो 8वां है 1992 से जो है आपका 97 तक हो गया, 7 5 12, 97 से जो है आपका 2002 तक आपका कितना हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। इसके अलावा 2002 से 2007 जो है आपका 11वां हो जाएगा और 2007 से 2012 जो है आपका 12वां पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आई होप आपको पूरे पंचवर्षीय योजना की अवधि अब अच्छे से कहां पे गैप है और कौन से गैप किस कारण से हुआ था, उसको क्या नाम दिया गया, ये बात आप समझ गए। अब आते हैं योजना आयोग के द्वारा ये बनाया जाता था योजना, है ना, 5 वर्षों के लिए साधारण केस में। योजना आयोग की स्थापना आज भी पूछी जाती है 1950। योजना आयोग से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है योजना आयोग के अनुसार, तो आप कहते हैं 15, ठीक है भाई। ये बात भी ध्यान रखना है, योजना आयोग हो चाहे इनके जगह पे नवनिर्वाचित संस्था नीति आयोग जो 2015 में आया, इन दोनों में अध्यक्षता कौन करते हैं, तो पीएम महोदय ही करते हैं। चलते हैं आगे। तो इसका आंसर है भैया 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जूट प्रौद्योगिकी मिशन सभी की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ये जूट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 है, तो आप पकड़ लिए होंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5 IIT संस्थान की नींव भी रखी गई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1978, अब 78 से जब आपको ईस्वी है तो आप पकड़ लिए होंगे, है ना, परंतु इसे 1980 में लागू करवाया गया था। तो जब आया होगा 1978 में तो किसके समय में आया होगा, तो यहाँ पे विरोधाभास भी उत्पन्न होता है भाई, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार है तो उन्हीं के काल में आया होगा, लेकिन लागू होने की जो बात है 80, तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं कि भाई जब जनता पार्टी की सरकार था तभी लागू हुआ कि जब कांग्रेस आया तब लागू हुआ। बातों को समझेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में हुआ था और ये क्वेश्चन इस बार के CGL प्रे में भी पूछे गए थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के अनुसार हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अभी नाबार्ड में कौन है हेड, KG सजी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, साजी भी बोलते हैं, सजी भी बोलते हैं। सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। इस पे जो समिति काम करा था उनका नाम था आबिद हुसैन समिति। इसकी जो हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर है सिडबी की। विशेष और जानकारी चाहिए योजना के बारे में तो जो टॉपिक वाइज आपको कंटेंट किसी भी कंटेंट के साथ फ्री दिया जाता है तो वहां से आप कवर कर लेंगे बारीकी के साथ। चलते हैं आगे। 2023 में पद्मश्री से सम्मानित श्री मुगनी चरण कंवर का संबंध किस नृत्य से है, तो ये कंधई नृत्य से है, इसे काठी कुंडई नृत्य भी कहते हैं। 2023 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित करा गया था। अब 2025 का पद्मश्री आ गया है, तो जो 2024 में पद्मश्री खास करके कला के सेक्टर में पाए हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका ब्यौरा मैं इसी प्रश्न के जो है फैक्ट में नीचे दूंगा। वर्ष 2023 भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ये भी कम इंपॉर्टेंट के नहीं हुए हैं। वर्ष 2023 में डोवार सिंह कुंवर को छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य नाचा के लिए दिया गया था पद्मश्री, है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में जो नृत्य हैं ये काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूं तो आप टॉपिक वाइज से कवर करेंगे, थोड़ा सा याद दिलाता हूं। सैला कर्मा, है ना, पंथी गेंडी, राउत नाचा,
बस्तर दशहरा ये सभी छत्तीसगढ़ के हैं। बैगा ये सब ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। पंडवानी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले। बैगा समुदाय के आदिवासी नृत्य के लिए अजय सिंह धुर्वे को 2022 में पद्मश्री दिया गया था। पंथी नृत्य के लिए 2021 में राधे श्याम बारले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 21, 22, 23 और ये तीनों के तीनों कलाकार छत्तीसगढ़ के हैं और जो कला है वो छत्तीसगढ़ का ही होगा, है ना। राम चतुर मलिक को 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये राम चतुर मलिक किस घराने के हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, तो आप कहेंगे राम चतुर मलिक जो है हमारे गांव घराने के हैं, यानी दरभंगा घराने के हैं। मैं दरभंगा से हूं तो ये दरभंगा घराने के हो जाते हैं आपके राम चतुर मलिक जी, ठीक है भैया। और ये शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई घराना है। यूं जनरली जितने भी घराना है सभी के सभी लगभग शास्त्रीय संगीत से ही जुड़ा हुआ घराना है, ठीक है भाई। उसमें कुछ वाद्य यंत्र से भी जुड़े हैं, जैसे बनारस घराने के बहुत सारे कलाकार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के मांड गायक अली बंधु, है ना, इसमें भाई का नाम क्या है, मोहम्मद अली और गनी मोहम्मद, है ना। ये दोनों जो है आपका भाई हैं ये, और ये राजस्थान के जो मांड गायन है उसमें जो है विख्यात हैं ये। इनको 2024 में कंबाइंड रूप से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मैंने आपको बताया था एक मांड होता है, एक मंडो भी होता है, मंडो, है ना। एक मंडो भी होता है और एक मांडू भी होता है। मांडू ये कंफ्यूजिंग पेयर है भाई साहब। देखिए एक मांडू जो होता है ये मांडू महोत्सव होता है, ये एक त्योहार है, एक जलसा है जो आपके एमपी के अंदर होती है, मांडू महोत्सव। और एक मंडो होता है, मंडो, ये मंडो होता है आपके गोवा के अंदर। कहाँ पे होता है, गोवा के अंदर होता है। और ये है मांड, ये मांड कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग पेयर वाला बातों को समझ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा सबदा नृत्य के लिए भागवत प्रधान जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, इनको 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भागवत प्रधान को, ये कौन सा नृत्य से है, सबदा नृत्य। कहीं कहीं इसे शब्द नृत्य भी लिखते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को पकड़ के चलना है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये सबदा नृत्य कहाँ प्रचलित रहेंगे, तो आप कहिएगा उड़ीसा में रहेगा। उड़ीसा में आपका जो है और क्या क्या रहेगा, नवकलेश्वर रहेगा, जगन्नाथ रथ यात्रा रहेगा, धनु यात्रा त्योहार रहेगा, राजा पर्व रहेगा, नौखाई त्योहार रहेगा, ओडिसी नृत्य रहेगी, मयूरभंज का छऊ रहेगी। ये सब जो है कहाँ पे है, ये सब आपके उड़ीसा में रहेगा, है ना। तो इसे कुरुख भाषा भी जो है उड़ीसा क्षेत्र में बोले जाते होंगे। हाँ सकुई भाषा, हाँ कुरुख 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 बोले जाते होंगे, झारखंड इत्यादि में बोले जाते हैं, है ना। इनके अलावा कजरी गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। ये मिर्जापुर के हैं और मिर्जापुर वेब सीरीज आपने जरूर देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा मिर्जापुर का नाम हो गया कालीन भैया को लेकर के, है ना। तो ये जो है उर्मिला श्रीवास्तव मैडम, ये जो है कजरी लोक गायन के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। तीजन बाई का नाम तो जानते ही होंगे, उन मैडम का भी नाम याद रखिएगा। तीजन बाई जो है ये पंडवानी की जो है गायिका है। इन्हें आप कजरी की सामग्री भी कहते हैं, किन्हें, उर्मिला श्रीवास्तव को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जैसे आपका बहुत सारे कर्नाटक संगीत की रानी एम सुब्बा लक्ष्मी को कहते हैं, ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहते हैं, वैसे ही इनको जो है कजरी की सामग्री कही जाती है। बैजंती माला बाली और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, ये तो बैजंती माला बाली ये शास्त्रीय नर्तकी के साथ साथ जो है ये फिल्मों में भी काम करी है। पद्मा सुब्रमण्यम शास्त्रीय नृत्यांगना है। इन दोनों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2024 के अंदर। विभिन्न वर्षों में हुए आयोजित राष्ट्रीय खेल तथा उनके स्थान के साथ किसका मिलान गलत है, जो गलत मैच है वो आपको चुनना है। 24वां राष्ट्रीय खेल क्या झारखंड में हुआ था, एकदम हुआ था। 35वां राष्ट्रीय खेल क्या उत्तराखंड में हुआ था, जी नहीं, ये तो केरला में हुआ था ना गुरु, तो यही आपका आंसर हो गया। बाद में कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात में हुआ था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में हुआ था, है ना। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में होने वाली तो थी, लेकिन डिले करके जो है अब 2025 में होगी, तो 2024 में कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 केरला में कराए गए थे। 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 झारखंड में कराया गया था। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में कराए गए, जहां विजेता कौन रहे थे, सर्विसेज टीम रहा था, उप विजेता महाराष्ट्र रहा
रहा था। कहाँ पे? गुजरात में 2022 वाला में। और 2022 वाला में 36 को खेल शामिल था, है ना, और गुजरात के 6 शहर में कराया गया था। 37वां राष्ट्रीय खेल आपके गोवा में कराए गए थे 2023 में। यहाँ पे शुभंकर का नाम मोगा रखा गया था। क्या रखा गया था? मोगा। और इससे पहले जो आप गुजरात में देखे थे 36वां राष्ट्रीय खेल, वहां पे शुभंकर का नाम सावज रखा गया था। दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। विजेता महाराष्ट्र रहा 37वां राष्ट्रीय खेल का, जो गोवा में हुआ 23 के अंदर। प्रतियोगिता में कुल 43 खेल को शामिल करा गया था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में होगी। इसकी शुभंकर भी तय हो गई है। मोनाल के नाम पे मौली को रखा गया है ना, मोनाल के नाम पे मौली को रखा गया है उत्तराखंड में, जो आपका राष्ट्रीय खेल होने वाला है। भारतीय ओलंपिक खेल की शुरुआत 1924 में किया गया था। इसी खेल का बाद में नाम बदल दिया गया और राष्ट्रीय खेल करके, राष्ट्रीय खेल के तर्ज पे 1940 में मुंबई में, उस समय बंबई में कराया गया था। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक स्वरूप में राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कहां से हुई, तो आप कहेंगे दिल्ली 1985 से। समझ में आया कि नहीं आया? इसके 3 जगह ब्रेक हैं। शुरुआत कभी और हुआ तो दूसरा नाम दिया गया, फिर मुंबई में कराए गए तो राष्ट्रीय खेल नाम तो दिया गया, लेकिन आधुनिक फॉर्म में नहीं कराए गए। आधुनिक तर्ज पे सबसे पहले दिल्ली में 1985 से कराया गया। ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 6 गो पदक मिला तो कितना पूछेगा, है ना। कहां तक जो है बकरे की मां खैर मनाएगी, तो 6 पदक है। 6 का नाम यादे रहेगा, जिसमें 2 गो पदक जो है वो तो कंबाइंड रूप से, एगो व्यक्तिगत रूप से मनु भाकर जीत गई। 4 गो पदक और है ना। और जो नीरज चोपड़ा है तो उसके नाम से ही है कि भाई यही जीते होंगे भाला फेंक में, है ना। तो उनका मीटर जरूर याद रखिएगा, जो कितना थ्रो किए थे वो मैंने कई बार आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मनु भाकर से एक और क्वेश्चन आंसर क्रिएट हो गया है कि एक ही ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीतने वाली हस्ती तो मनु भाकर है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023, ये अभी पहली बार ही हुई है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के दिसंबर महीना में दिल्ली में कराए गए थे, जहां पे विजेता आपका हरियाणा टीम रहा था। और इस प्रतियोगिता में 7 खेल को शामिल किया गया था। और इस प्रतियोगिता के लिए शुभंकर का नाम उज्ज्वला रखा गया था, जो एक छोटी गोरैया के नाम पे रखा गया था। पुहार या कावेरी पट्टनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का बंदरगाह था? तो पुहार कहिए चाहे कावेरी पट्टनम कहिए, यहाँ पे जो बंदरगाह था ये चोला साम्राज्य का था। और चोल साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन था भैया? विजयालय, है ना, विजयालय। इसके अलावा कोरकई तमिलनाडु पांड साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। चोल, पांड और चेर, ये तीनों को मैं संगम वंश में अलग से पढ़ाया हूं, जो आपके टॉपिक वाइज सेक्शन में, जो एक टॉपिक वाइज कंपाइल के अलावा भी है, वहां पे आपको दिया जाता है, पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उसको पढ़ लेंगे। यहाँ से जो है तीनों राजवंश के चुनाव चिन्ह पूछते, मतलब शाही चिन्ह पूछते हैं। इनके अलावा संगम काल के दौरान जो उपयुक्त साहित्य लेखन का कार्य किया गया, जिनके प्रमाण अवेलेबल है, उनके राइटर का नाम और किताब के नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे मनी मैखले, है ना, तिरुवल्लुर का जो रचना है, ये सब पूछे जाते हैं। तो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। मैं किसी भी हद तक जो है कोई भी चीज छोड़ा नहीं हूं, है ना, अपने हिसाब से। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए जी। और आज भी एक बच्चे आपने देखा होगा, मैं स्क्रीन शेयर किया हूं, बहुत सारे इस बार जो है 23 बच्चे अब तक मेरे को CGL में, जिनके मार्क 340 या उससे अधिक हैं। तो ये सभी सिलेक्ट ही तो हैं, ये क्या है, सब ऑफिसर हो गए। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे से 121 बच्चा CGL मेंस के लिए नॉमिनेट हुए थे कंटेंट में, है ना। उसमें से मैंने आपको बताया था कि 25 से अधिक ऑफिसर बनाऊंगा, और बनाऊंगा। ये तो अभी हुए हैं, जब रिजल्ट आएगा तो और आएगा ना भाई, है ना। तो कम से कम 30 तो जरूर होगा, 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है ना भैया। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर लोथल और सुरकोटदा, है ना, लोथल और सुरकोटदा, ये सिंधु घाटी सभ्यता में पतन नगर थे। पतन न मतलब डिक्लाइन से नहीं है, यहाँ पे पोर्ट से है ना। यहाँ पे जो है पतन का मतलब पोर्ट है, ठीक है। तो ये लोथल और सुरकोटदा है ना। लोथल आपके गुजरात के अंदर है, भोगवा नदी के किनारे। और एक बार एग्जामिनर ने भोगवा नदी ऑप्शन में ही ना दिया, वहां पे पूछा कि भाई किस नदी के सहायक नदी के किनारे है लोथल, तो आप लोग ही आंसर दीजिएगा। बहुत दफा बता चुका हूं इस बात को। सुरकोटदा ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में स्थित सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे वेस्टर्न पार्ट है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
ताम्रलिप्ति ये कलिंग साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख बंदरगाह था। इसमें दो आंसर हो सकते हैं। अगर कलिंग साम्राज्य ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर गुप्त काल भी हो सकता है, क्योंकि ये बंदरगाह गुप्त काल के दौरान भी अच्छे खासे रूप में सक्रिय रहे थे। इनके अलावा प्रसिद्ध मुंद्रा पोर्ट, ये मुंद्रा पोर्ट नाम से स्पष्ट, ये गुजरात के अंदर है मुंद्रा पोर्ट, है ना। इनके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपके जलमार्ग के तौर पे पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये प्रयागराज से हल्दिया को, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ेंगे और ये गंगा नदी प्रणाली में स्थित है, इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी जलमार्ग है इंडिया का। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये आपको धुबरी से सदिया को जोड़ती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में स्थित है। अगला है प्रसिद्ध मलिक परिवार का संबंध किस घराने से है। अभिराम चतुर मलिक को 2024 में पद्मश्री वाली बात हमने करा था ऊपर, तो ये दरभंगा घराने के हैं। जो मलिक परिवार होते हैं ये दरभंगा घराने से संबंधित होते हैं। जो रेड्डी फैमिली होते हैं वो कुचिपुड़ी से संबंधित होते हैं। जो सिंह सरनेम या झावेरी बहनें होती हैं वो आपके मणिपुरी से संबंधित होते हैं। जो महापात्रा हो जाते हैं ये आपका ओडिसी से संबंधित हो जाते हैं। जो बोरबयान सैकिया या गोस्वामी हो जाते हैं वो सत्रिया नृत्य से संबंधित हो जाते हैं। जो महाराज हो जाते हैं या तो कथक नृत्य से होते हैं या फिर तबला वादन से होते हैं। ये कुछ एक क्लू है जो आपको एग्जाम में ऑप्शन छांटने में मदद करती है, ठीक है। दरभंगा घराना के अन्य प्रमुख कलाकारों में राम चतुर मलिक, प्रेम मलिक और सियाराम तिवारी इत्यादि प्रमुख है ना। सियाराम तिवारी को भी पूछा गया था 2024 में किसी एक एग्जाम में, मिला लीजिएगा, है ना। मिश्रा परिवार का संबंध बेतिया घराना से है ना। बेतिया घराने से मिश्रा परिवार का प्रमुख कलाकार इंद्र किशोर मिश्रा, अर्थात मिश्रा को जैसे देखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि बेतिया घराना ऑप्शन में है तो यहाँ से हो सकती है। मलिक परिवार को देखेंगे तो दरभंगा घराना। देखिए कोई भी चीज़ 100% तो ट्रिक होती ही नहीं है, कभी कोई भी ट्रिक 100% तो काम नहीं करते हर जगह, ठीक है। तो एक जो है आपको, है ना, डूबते का तिनका का सहारा, भाई रेड्डी फैमिली मैंने कहा कुचिपुड़ी में, तो इससे काम थोड़ी हो जाएगा आपका। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, गदाम पद्मजा रेड्डी, इतना ही है क्या? कुचिपुड़ी में ही 50 को कलाकार है ना। लेकिन ऑप्शन छाटने में तो मदद होगी ना, तो उस हिसाब से जयपुर के गुंदेचा भाई का संबंध डागरी घराना से है। डागरी घराना से गुंडेचा भाई का। अभी आपने ऊपर में अली भाई को देखे थे जो आपका मांड गायन कर रहे थे राजस्थान में। किराना घराना के जो संस्थापना का श्रेय है ये अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को दिया जाता है। इस घराने के प्रमुख कलाकारों में पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल इत्यादि प्रमुख है। कई दफा आप पाए होंगे ई बुक पैरासीटामोल 500 वगैरह में भी सभी घराने को एक जगह, है ना। आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान है ना। ये हाजी सुजान खान ऑप्शन में नहीं रहने पे खुदा बख्श भी हो सकता है। इसके अलावा भिंडी बाजार घराने के संस्थापक छज्जू खान, नजीर खां और खादिम हुसैन है ना। इस घराने में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलावा कर्नाटक संगीत का भी चलन है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन से घराने में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलावा कर्नाटक संगीत की भी झलक देखने को मिलती है तो आप कहेंगे भिंडी बाजार घराना, ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित में से उनके मात्रक के साथ किसका मिलान सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको पहचानना है। ज्योति तीव्रता की कैंडला, ये बहुत अच्छा मेल किया गया है। विद्युत धारा का एम्पियर, ये भी बहुत अच्छा किया गया है। पदार्थ की मात्रा का किलोग्राम होता है का मोल होता है भाई पदार्थ की मात्रा का, है ना। द्रव्यमान का होता है जी किलोग्राम, है ना। तो यहाँ पे जो है मोल हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, तो ये भी गलत है क्या, ओम ही लिखा है भाई, हाँ इधर लिखा है ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का, तो ये भी सही है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। खाली प्रतिरोध रहता तो ओम होता है ना, खाली प्रतिरोध रहता तो ओम होता, जो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टेज के विपरीत, है ना। जिसका जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना कम वोल्टेज होगा, यानी प्रतिरोध वोल्टेज को छुपने का झोपड़ी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ऐसे ध्यान रखेंगे, है ना। V बराबर IR से इस बात की पुष्टि हो जाती है, ठीक है। R क्या है यहाँ पे, रेसिस्टेंस है। I क्या है, करंट है। और V क्या है, वोल्ट है, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमने कहा कि वोल्ट कम होगा, है ना। इसके अलावा रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्ट कम होगा, सही बात है ना भाई। प्रतिरोध ज़्यादा होगा वोल्टता कम होगा, सही बात। तो यहाँ पे C आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये गलत मैच किया गया है, बाद बाकी सही मैच जो है
तीनों सही है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, यहाँ पे सही लिखा है। किसी परमाणु या अणु के परमाणु या आणविक द्रव्यमान के 1 ग्राम को मोल कहते हैं। 1 ग्राम मोल में कितने होते हैं, तो यहाँ पे इसकी आंकड़ा डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु या अणु होते हैं। इसी संख्या को एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। एवोगाड्रो संख्या या 1 मोल का वैल्यू सेम ही होता है। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। अमीटर को हमेशा कैसे जोड़ते हैं, अब परिपथ में या सर्किट में, तो श्रेणी में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। बैटरी का मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वोल्टता प्राप्त करने के लिए भी आप बैटरी को भी सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ने का मतलब कोई बच्चा शायद समझ न रहा हो, है ना। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये कोई बैटरी है। अगर 2 बैटरी को हमें सीरीज में जोड़ना है तो माइनस को हम इसके प्लस से जोड़ देंगे और यहाँ से एक प्लस आउटपुट और यहाँ से एक माइनस आउटपुट निकाल लेंगे। ये सीरीज में हो गया है, मतलब क्रम में हो गया है, एक का माइनस दूसरे के प्लस, ये एक सीरीज श्रृंखला बन जाती है और यहाँ से हम इसका आउटपुट निकाल लेंगे। मान लीजिए ये 12 वोल्ट का है, ये भी 12 वोल्ट का है, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप मीटर लगा के चेक करेंगे तो आपको 24 वोल्ट नजर आएगी, क्योंकि ये सीरीज में जुट जाते हैं। समझ में आया कि ना, इसे सीरीज बोलते हैं। पैरेलल किसे कहते हैं, जैसे सीरीज में रेसिस्टेंस की बात करें, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है ना, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, तो ये सीरीज में रेसिस्टेंस लगे हैं। पैरेलल में लगाना हो तो एक रेसिस्टेंस ऐसे और इसी के क्रॉस में एक ऐसे ऐसे पैरेलल में लगे होते हैं, इसे पैरेलल में कहते हैं। आई होप आप समझे। तो विद्युत धारा को मापन के लिए अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। किसी विद्युतीय परिपथ में धारा के प्रवाह को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का भी इस्तेमाल होता है। ये जो अमीटर है ना, ये भी आपका करंट को मापता है, लेकिन ये जो है करंट को सिर्फ मापता है, ना कि दिशा वगैरह का फ्लो चार्ट बताता है। ये जो गैल्वेनोमीटर है ये दिशा सूचना भी देता है और आपका चालू सर्किट का करंट भी मापता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है गुरु? किलोग्राम होता है। आधारी या जो बेसिक यूनिट है वो कितने होते हैं संख्या में? 7 होते हैं। कौन कौन सा? लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन होता है। देखिए तापमान का सेल्सियस फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन केल्विन आपका एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला सीडी और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो ये वो 7 है जो बेसिक है और 2 व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। ये कौन से हैं? समतल कोण, इसका मात्रक रेडियन होता है और एक माफ कीजिएगा, हाँ सही है रेडियन, जबकि ठोस कोण का एस्टेरेडियन होता है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में, यहाँ पे पारी लिखना होगा, तीसरी पारी में जब कोई पक्ष है ना, तीसरी पारी में जब कोई पक्ष ... पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पर आंसर होगा। अगर तीसरी पारी में कोई पक्ष 11 पॉइंट बना लेते हैं तो जो है पक्ष को चेंज कर लेते हैं जगह को। बैडमिंटन की खेल की अंतिम पारी अर्थात निर्णायक पारी में कोई भी टीम अगर 11 अंक तक पहुंच जाती है तो वो अपना साइड बदलना होता है। पहले और दूसरे पारी में समाप्ति पर भी कोर्ट की साइड बदली जाती है समाप्ति पे। बैडमिंटन 21 अंकों का खेल होता है। जो भी टीम 21 अंक हासिल कर लेती है उसे कम से कम 2 अंकों की बढ़तों के साथ, है ना, तो गेम जीत जाती है ना। 19-21 अगर हो गया तो जीत गए आप 21 वाला। इसके अलावा बैडमिंटन खेल के मैदान की लंबाई जरूरी नहीं है कि 19-21 ही हो भाई, 15-21 भी हो गया तो जीत गया ना भाई, है ना, क्योंकि 2 अंक कम से कम बढ़त होनी चाहिए। बैडमिंटन खेल की मैदान की लंबाई 13.4 मीटर होता है। फीट में कन्वर्ट करेंगे 44 फीट होगी। ये सिंगल या डबल दोनों के लिए समान रहती है लेंथ, है ना, लेकिन यहाँ पे जो वाइड है, चौड़ाई है, इसमें फर्क आती है। बैडमिंटन खेल में अगर सिंगल प्रतियोगिता आपको कराना है तो 17 फीट की चौड़ाई चाहिए आपको, यानी 5.18 मीटर की चौड़ाई चाहिए आपकी मैदान की। और जो डबल प्रतियोगिता करानी है तो 20 फीट की जो है चौड़ाई होनी चाहिए, या मीटर में माफ कीजिएगा मीटर में 6.1 मीटर। ठीक है, मैदान के आमने सामने वाले कोण की लंबाई 14.72 मीटर होती है। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली नेट की लंबाई जो है ये 20 फुट होता है। नेट की ऊंचाई 2 फीट 6 इंच होती है। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली पोल की ऊंचाई जमीन लेवल से 1.55 मीटर की होती है। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली नेट का निचला हिस्सा जमीन से 5 फीट अर्थात 1.52 मीटर होती है। ठीक है भाई, तो ये जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1900 माफ कीजिएगा, ये राष्ट्रीय ओलंपिक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 में, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1927 में। ये पूछे जाते हैं। दोराबजी टाटा साहब के द्वारा स्थापित किए गए थे 1927 में। और जो भी बाहर ओलंपिक को खिलाड़ी वगैरह भेजना हो तो यही जो है अरेंज करते हैं सारा चीज। और इसमें पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा मैडम बनी थी और पहला अध्यक्ष जो है दोराबजी टाटा साहब ही थे, ठीक है। इनके अलावा बीसीसीआई की स्थापना 1928 में किया गया था और इनके प्रथम अध्यक्ष आर ग्रैंट गोवन थे। वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिनी है। इसकी मुख्यालय बम्बई के अंदर है और ये जो भी क्रिकेट से संबंधित बात है ये अपने इंडिया में सर्वोच्च बॉडी है। एसएआई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में किया गया था। प्रधानमंत्री इस संस्था के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर लो भाई, सब्सक्राइब भी कर लो। अब कहना पड़ रहा है लाज शर्म त्याग के चलिए, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1997 में किया गया था। भारतीय शतरंज महासंघ AICF की स्थापना 1951 में किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1934 में करे गए थे। 1934 से आप रणजी ट्रॉफी को भी याद रख सकते हैं, 1934 में ही करा गया था। 1934 से आप इंडिया जो कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिए थे तो इन्हें भी ध्यान रख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो है 1930 में स्टार्ट हुआ था, हैमिल्टन का नाम आता है, लेकिन भारत 1934 के कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेना स्टार्ट किया था, यानी सेकेंड वाला से, ठीक है। इनके अलावा फीफा की स्थापना 1904 में किया गया था। मुख्यालय इनके ज्यूरिख के अंदर है और पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में कराया गया था। बहुत सारे बच्चे के मन में ये आते रहते हैं कि भाई जब फीफा की स्थापना 1904 में हुआ तो वर्ल्ड कप होने में इतना लेट क्यों, ठीक है। तो भाई लेट हुआ तो 1930 में पहली बार हुआ। उरुग्वे के मोंटेवीडियो में हुआ था, जगह का नाम है मोंटेवीडियो, है ना। और पहली जो प्रतियोगिता है उनके विजेता भी उरुग्वा ही रहा था, ठीक है। आईसीसी की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट और कॉन्फ्रेंस के नाम से किया गया था। 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। इनके अलावा 1989 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है आपका काउंसिल कर दिया गया और इसके वर्तमान मुख्यालय आपके दुबई के अंदर है ना। इनके अलावा नवंबर 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो अगर आप 2024 तक की बात करें तो जो मेजर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना इंडिया में, वो सभी 35 हैं, है ना। जेवर को पकड़ के, जेवर है ना आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जेवर, नोएडा के पास, है ना। तो ये जो है 35 हो जाएंगे। भारत में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 2022 तक 23 रिफाइनरी है ना। इनके अलावा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, 5 को हो जाएंगे जेवर को पकड़ के। और ओवरऑल हवाई अड्डा भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। वर्ष 2024 तक भारत में कुल 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वर्ष 2023 तक भारत में कुल 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित है ना। इनके अलावा 2024 तक अगर आपसे पूछता है परमाणु ऊर्जा रिएक्टर तो इसे 24 कर लेंगे, इसे मैं करेक्ट करके दूंगा, अब 24 तक ही पूछेंगे, है ना। तो 24 कर लीजिएगा, 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है इंडिया के अंदर, ठीक है। इनके अलावा वर्ष 2023 तक भारत में, बहुत अच्छा है ना, 23 तक 23, 24 तक 24, तो याद करने के लिए भी सही है। 2023 तक भारत में 13 मेजर पोर्ट तथा 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह थे, ये क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। वर्तमान समय तक देश में 14 महारत्न कंपनियां हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और जो रामसर साइट है वो कितने हो गए हैं? 85। और जो यूनेस्को में साइट है वो कितने हो गए हैं? 43। परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो परमाणु भौतिकी का जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। और परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन का कहा जाता है, क्योंकि डाल्टन साहब ने सबसे पहले जो है परमाणु का खोज करा और इन्होंने बताया कि परमाणु जो है अविभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है, आधुनिक कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे हाँ सही है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, आधुनिक वर्जन का, ठीक है। और खाली कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। इनके अलावा सुपर कंप्यूटर का जनक जो है सिमोर क्रे को कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक। देखिए सुपर कंप्यूटर का जनक भारतीय स्तर पे दूसरे आदमी को कहा जाता है, विजय भटकर को कहा जाता है भारतीय स्तर पे, और विश्व स्तर पे सिमोर क्रे को कहा जाता है।
है ना। इंटरनेट के जनक विसेंट विंट सर्फ को कहा जाता है ना। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। इनके नाम पे प्राइज भी दिए जाते हैं 1969 ईस्वी से दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। आवर्त सारणी के जनक दामित्री मेंडेलीव को कहा जाता है। इनके आवर्त सारणी में ओनली 63 धातु को मतलब तत्व को शामिल किया गया था और ये आपका परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था। एक जैसे तत्वों को एक जगह नहीं रख पाए थे, बहुत सारे जगह जो है भविष्य में खोजे गए धातुओं के लिए खाली रखा गया था। तो ये बहुत सारे दोस्त थे, इसीलिए जो है इनके जगह पे मोस्ले का जो आपका आवर्त सारणी है ये ज़्यादा प्रचलन में है और आज कल हम उन्हीं के आवर्त सारणी को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम के जनक कहा जाता है एडवर्ड टेलर को, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, है ना। द वेल्थ ऑफ नेशन इनके किताब का नाम है और ये कई दफ़ा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉमन किताब हैं तो इसीलिए मैं आपको ये नहीं बताता हूँ लिखित में, ठीक है। हम जानते हैं कि इतना तो आता ही होगा। डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक डॉक्टर एलेक जेफरीस को कहा जाता है। जेम्स विलियम्स को जो है भारत में बजट का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले माफी दोस्त 1860 में बजट पेश करने का काम किया था जेम्स विल्सन, ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 यह भारत में होगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगी और फीफा 22 में कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। एशियाई खेल 2026 कहाँ पे होगी? जापान में होगी। एशियाई खेल 2023 में कहाँ पे? चीन में हुआ है। 22 वाला 23 में हुआ है, चूंकि 4 साल पे होता है, ये तो 26 में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में हुआ है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 28 लॉस एंजिलस में होगी और 32 ब्रिस्बेन में होगी। शीतकालीन ओलंपिक 26 इटली में होगी और शीतकालीन पैरा भी इटली में होगी। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024, ये फिर से गलत लिख दिए हम, मन से नहीं जा रहा है, ठीक है। ये एक बार कोई चीज़ जल्दी सेट हो जाती है ना, हटती नहीं रहती है। देखिए T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 जो है ये आपका बांग्लादेश में न होकर कहाँ कराएंगे? संयुक्त अरब अमीरात में कराएंगे, जहाँ पे विजेता कौन रहे हैं? न्यूजीलैंड रहे हैं। किसे हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के। तो ये ध्यान रखेंगे, होना था बांग्लादेश में, लेकिन अब बांग्लादेश में जो है वहाँ पे जो है मामला सही नहीं था तो वहाँ पे नहीं कराया गया। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हो गया, जहां विजेता भारत, उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा था। वो सूरज कुमार का कैच आपने देखा होगा। ICC अंडर 90 T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया और थाईलैंड में होगी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, अंडर 90 वाला, ठीक है भाई। और जो मेन वाला महिला का वर्ल्ड कप होगा 2025 में 50 ओवर वाला, वो भारत में होगा। सैफ चैंपियनशिप 2023 बेंगलुरु में हुआ था, जहां विजेता रहा था भारत, उप विजेता रहा था कुवैत। दक्षिण एशियाई खेल परिषद ASC का गठन वर्ष 1983 में हुआ था। इसी के तहत दक्षिण एशियाई खेल की शुरुआत 1984 में हुई थी, पहली बार नेपाल से। 2025 में पाकिस्तान में होगी, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, मैंने भी कल क्या परसों शॉर्ट देख रहा था, तो वहाँ पे जो स्टेडियम है ना, वहाँ पे जो कुर्सी रख रहे थे ना दर्शकों के लिए, तो ऐसा नहीं कि पुराने जमाने के बहुत झर्री थिएटर के अंदर जो कुर्सी हुआ करता था प्लास्टिक का, देखो ऐसा, है ना, उसी को कस रहे थे बैठने के लिए, ठीक है। और नीचे में जिसका भी वीडियो था उन्होंने लिखा था, ये देखिए गद्देदार कुर्सी जो आगामी खेल के लिए लगाया जा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब क्या ही बोलूं, चलिए आगे। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, जिसे SEA गेम्स भी कहते हैं, है ना, यह द्विवार्षिक बहु खेल आयोजन है। इससे पहले जो आपने देखा था ना, वो जो था वो अलग था। देखिए यहाँ पे जो है ये दक्षिण एशियाई खेल एक अलग खेल है। इसकी शुरुआत 1984 में नेपाल से हुई थी और 25 में पाकिस्तान में होगी। और नीचे वाले जो आप देख रहे हैं ये दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है। इसमें ये वाला जो पूर्व शब्द है ये इसको अलग बना देता है, ठीक है। ये आपका बाइनियल है, 2 साल में एक बार होने वाली इवेंट है। 2025 में ये थाईलैंड में होगी, 27 में आपका जो है मलेशिया में होगा और फिर 29 का भी जो है इनका जारी कर दिया गया था, 29 में सिंगापुर में होगी, ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन जैसा भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है ना। और जनरली बच्चे कर नहीं पाएंगे, आप कर लिए तो प्लस पॉइंट। इसके अलावा
अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान कहाँ है? तो ये मनाली में है ना। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये उत्तरकाशी में है। बहुत बार पूछे जाते हैं और ये आज से नहीं, हमारे ज़माने से पूछे जाते हैं। इनके अलावा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये आपके ग्वालियर में स्थित है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च ये आपका मुंबई में स्थित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये आपका मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ये बेंगलुरु में स्थित है। ये चर्चा का विषय है। ये इसलिए क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 है ये इसी संस्था को दिया गया है। तो एक करंट के क्वेश्चन भी जेहन में रखेंगे कि नेताजी नहीं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे निमहांस को दिया गया है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, इन्हें बेंगलुरु में ये स्थित है। तो ये दोनों तरफ से जो है इंपॉर्टेंट होता है, करंट के सेक्शन से भी और वैसे भी। इनके अलावा जो 2024 के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था वो 62 पैराशूट अस्पताल को दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? तो ये पटियाला पंजाब में स्थित है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा के राउरकेला में है। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी लिखा हुआ है। यहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप भी कराया गया था। कब? 2023 के अंदर, जहाँ पे विजेता जर्मनी रहा था बेल्जियम को हराकर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कैडर की अधिकतम लोन राशि कितनी है? तो 5000। मुद्रा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और SSC GD पहले ही दिन कहीं ना पूछ ले, है ना। तो ये होता है भैया मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। देखिए इसमें सबसे ज्यादा R का पूछा जाता है तो रीफाइनेंस होता है। इसमें 3 प्रकार की लोन प्रदान की जाती है। योजना की शुरुआत 15 में हुआ था। ये वित्त मंत्रालय के अधीन रह के जो है कार्य करते हैं और ये जो है सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में इसे स्टार्ट करा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुद्रा योजना किसके स्वामित्व में है? तो आप कहेंगे सिडबी। शिशु कैडर में 5000, किशोर वाला में 5 लाख तक का दिया जाता है और जो अभी आपका तरुण है उसमें जो है 20 लाख तक की मैक्सिमम लोन प्रदान करी जाती है। सिडबी की स्थापना 90 में आबिद हुसैन समिति के अनुसार हुआ था। मुख्यालय लखनऊ के अंदर स्थित है। सिडबी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे मौसमी मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इत्यादि के कार्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम सालाना 250 रुपये आप जमा करने होते हैं। अधिकतम 1.5 लाख रुपया आप जो है साल में जमा कर सकते हैं। ये बालिकाओं के लिए चलाया गया स्कीम है जो एक बालिकों को जो है सेविंग अकाउंट के तौर पर यह योजना है, जिसमें अभी ब्याज की दर 8.5% था भाई। अब इस बीच में बढ़ गया होगा तो नहीं कह सकते हैं, हमें भी बेटी के लिए खुलानी होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। यह वित्त मंत्री के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसमें न्यूनतम 5000 तथा अधिकतम 10 लाख की लोन दी जाती है। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे 10 लाख नहीं 20 लाख रुपया लिखिए। ठीक है, 20 लाख की दी जाती है। ऊपर में सही लिखा है, यहाँ गलत लिखा। बजट ठीक करके दूंगा, 2 जगह मिस है भाई, है ना। बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपया कर दिया गया, यहाँ नीचे लिखा तो हूँ। इनके अलावा आरक्षित निधि अनुपात तथा मुद्रा आपूर्ति के बीच कैसा संबंध है? अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत काम आएगा एग्जाम में। तो नकारात्मक होता है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भाई आरक्षित निधि अनुपात तथा मुद्रा आपूर्ति के बीच कैसा संबंध है? भैया निधि अनुपात बढ़ जाएगा तो मुद्रा की सप्लाई घट जाएगा, तो दोनों के बीच कैसा संबंध है? नकारात्मक संबंध है। नकारात्मक संबंध कहने का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, विपरीत भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति के चेन में मैं अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा। 4 प्रकार के पैमाने यार्डस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, M1, M2, M3 और M4। M5, M0 भी होता है, जिसका मतलब मैंने पहले बता दिया है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा बहस नहीं है, ये चारों पढ़ना होता है ना। M1 की तरलता सबसे अधिक होती है, लिक्विडिटी, और सबसे कम जो है आपका M4 का होता है। इसको हम समझेंगे अगले क्लास में। फिलहाल यहाँ पे तो नकारात्मक संबंध होगा आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति के बीच। ठीक है, मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की डिमांड और मूल्य में विपरीत संबंध होता है। अगर किसी वस्तु की प्राइस घटती है तो उसके डिमांड अप होते हैं, और अगर प्राइस अप होते हैं
ठीक है, तो उसकी डिमांड जो है घटने लगती है। ये क्या है, मुद्रा आपूर्ति मांग और पूर्ति का नियम। पूरक वस्तुओं में से एक की प्राइस बढ़ जाने से दूसरी की डिमांड घट जाती है। देखिए, एक तो पूरक वस्तु होती है, एक स्थानापन्न वस्तु होती है, स्थानापन्न, है ना। तो जो स्थानापन्न वस्तु होती है, जैसे पेप्सी और कोको कोला, दोनों एक ही काम कर रहा है, ठंडा दिमाग रिफ्रेश करने का काम कर रहा है। मेरे लिए तो नहीं, जो पीते हैं उनके लिए, है ना। तो क्या होता है कि अगर पेप्सी का भाव बढ़ जाएगा तो लोग कोको कोला पीना लगेगा, क्योंकि काम तो वही कर रहा है, ठीक है। जैसे गांव घर में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे मैं इस चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत बुरी चीज़ है। गांव घर में क्या है, पान पराग भी होते हैं, रजनीगंधा भी होते हैं। तो रजनीगंधा जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो खाते हैं, मैं नहीं खाता, है ना। तो बच्चे लोग उसके जगह पे शिखर और क्या क्या बिकता है ना, सर गोल्ड क्या क्या, तो वो खाते हैं। तो क्या होगा, वो महंगा है तो सस्ता वाला खा रहे हैं ना। इससे स्थानापन्न वस्तु कहेंगे कि एक ही जैसा काम कर रहा है लगभग, ठीक है। तो पूरक वस्तु क्या होता है, एक का अगर प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड घट जाता है। क्यों, इसका क्या उदाहरण है, जैसे मोटरसाइकिल और पेट्रोल सबसे अच्छा उदाहरण है कि भाई अगर मोटरसाइकिल की भाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा, जो जनरली केस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सोचने के तौर पे यही सही है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आपने पेट्रोल नहीं खरीदा तो उसका डिमांड घट रहा है, वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, तो आपको लगेगा कहाँ हो रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है ना भैया। तो पूरक वस्तु का मतलब जो दोनों साथ में इस्तेमाल हो सके, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब एक के बिना दूसरा कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गिफिन वस्तु भी होता है। ये गिफिन वस्तु क्या होता है, इस पे मांग के नियम का प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी जैसे अभी आपने मांग का नियम ऊपर में पढ़ा था कि भाई अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन जो गिफिन वस्तु होती है इसको कोई मतलब नहीं होता, ये स्टोइक होता है, सुख और दुख में एक ही समान। जैसे नमक, अब ऐसा थोड़ी है कि नमक 50 पैसे किलो कर देंगे तो आप 10-10 किलो खाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं ना। तो इसे हम गिफिन वस्तु कहेंगे, है ना। इसके अलावा मुद्रास्फीति और आपूर्ति के बीच का जो दर है सीधा संबंध होता है। मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति के वृद्धि का दर का सीधा संबंध होता है ना। इनके अलावा मुद्रा आपूर्ति बहुत ज़्यादा होगा तो मुद्रास्फीति होना लाजमी है। तो यही संबंध मैंने लैंग्वेज में लिखा है। बहुत ज़्यादा पैसा आपके जेब में होगा तो आप महंगा से महंगा सामान यूं खरीद लोगे चुटकी बजाते हुए। आप पैसे न रहेगा तो बहुत बार सोचोगे, है ना। और बहुत ज़्यादा चीज़ का महंगा हो जाना ही मुद्रास्फीति है। तो इनडायरेक्टली यही चीज़ लिखा हुआ है। फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से संबंधित है। जो आपका फिलिप्स कर्व है ये क्या बताता है कि अगर किसी भी, है ना, देश में बेरोजगारी कम होती है जब मुद्रास्फीति होती है। अगर मुद्रास्फीति बिल्कुल कम हो जाए, महंगाई बिल्कुल कम हो जाए तो बेरोजगारी अपने टॉप पे होते हैं। ये फिलिप्स साहब ने कहा था, है ना। नीचे है, उपभोक्ता की इनकम बढ़ने से जिस वस्तु की मांग घट जाती है समान स्थिति में इसे घटिया वस्तु या निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। घटिया शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं है, निम्न स्तरीय वस्तु यहाँ पे आप कह सकते हैं। इसे घटिया शब्द को काट दिए, हालांकि समझने के लिए सही है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ना सुनने में, है ना। बानी ऐसा बोलो कि दो आदमी को अच्छा लगे, है ना। तो ये घटिया वस्तु जो है यहाँ से काट देंगे। निम्न स्तरीय वस्तु से हमारा तात्पर्य है एक ऐसी वस्तु जब किसी इंसान की या फिर जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उनकी इनकम जब बढ़ जाती है तो वस्तु को भूल जाते हैं, वैसे वस्तु को हम निम्न स्तरीय वस्तु कहेंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पहले ये बता दूं फिर एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। घटिया वस्तुओं की मांग की आय कैसा होता है, तो आप कहेंगे नकारात्मक लोच प्रकार की होती है ना। अभी मैंने ऊपर में आपसे कहा था कि विपरीत संबंध को आप नकारात्मक से भी रिलेट कर सकते हो। मतलब घटिया वस्तु और उपभोक्ता की इनकम में कैसा संबंध होगा, तो नकारात्मक या विपरीतार्थक। ठीक है भाई। मान लीजिए आज आप 5,000 रुपया कमा रहे हैं, है ना, 5,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, तो आप जो है 40 रुपये केजी की चावल खा रहे हैं। अब आपका इनकम भैया बॉस ने प्रमोशन दे दिया तो 15,000 का हो गया। तो अब आपका मन नहीं होगा कि 40 के जगह पे हम 50 वाला खाएं, है ना। तो जैसे ही आपका इनकम अप हुआ आपका लेवल भी अप हो जाता है, यानी जो समान वस्तु या निम्न स्तरीय वस्तु है उसको आप छोड़ के जो है अलग की तरफ दौड़ पड़ते हो। तो इसे ही इस बात में समझाया गया है कि घटिया वस्तु या निम्न स्तरीय वस्तु, है ना, की मांग आय लोच नकारात्मक होती है ना, कि भाई आय बढ़ेगा तो तुमको मैं भूल जाऊंगा, है ना, निगेटिव बात हो जाएगी, नहीं लेगा लोग, है ना।
समान वस्तुओं की मांग की आय कैसा होता है, सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होता है ना। जैसे सरकारी कर्मचारी की जो मांग डिमांड होता है वो लगभग आपका जो है समान वस्तु के जैसा ही होता है। ऐसे इनका जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकम तो कहीं एक ही बार गिर नहीं पड़ा। बिजनेसमैन में ये अलग हो जाती है कि कोनो महीना में कम कमाए और कोनो महीना में बहुत ज़्यादा कमाए, जैसे सीजन वगैरह में, है ना। तो वहाँ पे जो है उसका मन विलासिता की तरफ दौड़ता है। लेकिन जो सरकारी जो फिक्स्ड इनकम वाला आदमी है वो एक सही पटरी में, उनका एक बजट होता है, उसी पे चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो समान वस्तुओं की मांग है इसका लोच सकारात्मक होता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं। दुनिया में कोई भी चीज़ 100% होती है, ये तो आप भी मानते हैं। 101% कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ही समान कहने का मतलब एक, समान से भी ऊपर मतलब मन बढ़ंत। अब मन बढ़ंत वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, विलासिता की वस्तु। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच कितना होता है, तो आप कहेंगे मोर देन वन, एक से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन को जो है मैंने बताया है, एग्जाम्पल भी दिया है। समान वस्तु या घटिया वस्तु या निम्न स्तरीय वस्तु कहेंगे जब इनकम बढ़ेगा, इसका डिमांड घटेगा, यानी इसकी लोच नकारात्मक होती है। समान वस्तुओं की मांग सकारात्मक होती है लेकिन एक से अधिक नहीं होती है। विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग जो है एक से अधिक होती है, ठीक है। अब विलासितापूर्ण वस्तु की मांग एक से कैसे ज्यादा हो जाता है इसको समझेंगे। पहले आप देखे होंगे कि गांव घर में जो महिलाएं माता बहन नहाती थी तो उनके लंबे बाल होते हैं, तो बाल सुखाने के लिए पहले केस में जो है कॉटन की कपड़ा या कोई कपड़ा लपेटती थी थोड़ा देर। आजकल हेयर ड्रायर आ गया है, तुरंत सेकेंडों में एकदम बाल सुखा देते हैं। तो ये क्या है, विलासितापूर्ण वस्तु है, वो नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगी काम, है ना। तो इसीलिए इसकी जो मांग है एक से ऊपर वाली होती है, लोच, है ना। यहाँ पे लिखा भी है। चलिए, संसद की सदस्यता की योग्यता निर्धारित का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल 84 में जो है संसद की जो है योग्यता की बात करी गई है। राज्य विधानमंडल में सदस्यता के लिए जो योग्यता है आहारता भी कहते हैं इसे, तो अनुच्छेद 173 में करा गया है इस प्रकार की प्रबंध। केंद्र में महान्यवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं तथा अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यवादी संसद के कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं परंतु वोटिंग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखेंगे। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के अनुसार उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और 177 आर्टिकल के अनुसार विधानमंडल के कार्यवाही में भाग तो लेते हैं लेकिन वोट नहीं डालते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यह एक प्रचलन का शब्द बन गया है, इसीलिए ऐसा शब्द मैं भी लिखता हूं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी जाता है, लेकिन राज्यसभा न तो डिक्लाइन मतलब न तो नकार सकता है और न तो कोई बात जो बोले उस पर अमल किया जाए, ऐसा कोई बाध्यता भी नहीं है। इसका मतलब राज्यसभा का कोई ज़्यादा रोल इसमें नहीं है, लेकिन जाता जरूर है और 14 दिन से पहले जो है कंप्लेंट्स देना पड़ता है। अगर कुछ नहीं दिया तो पारित समझ लिया जाता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार पूर्व लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। संघ के मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राज्य में मंत्रिपरिषद अधिकतम संख्या उस राज्य के जो विधानसभा है उनमें कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होंगे, ठीक है, किसी भी कीमत पे, है ना। और किसी भी कीमत पे 12 सदस्य से कम नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखेंगे राज्य के मंत्रिपरिषद में, मुख्यमंत्री सहित, है ना। राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 और अधिकतम सदस्य कितना होते हैं, विधानसभा में 500, लोकसभा में 550, अब राज्यसभा में 250, ठीक है। और राज्य के विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्य होते हैं वो 40 होगा, हालांकि इसका अपवाद भी है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाएगा। अनुसूची 4 के अनुसार राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन को सुनिश्चित किया गया है ना। इनके अलावा अनुसूची 2 के अनुसार राष्ट्रपति इत्यादि का वेतन भत्ता का उपबंध करा गया है। अगला प्रश्न है रूथ ही है। लव एंड अ लिटिल मैलिस नामक ऑटोबायोग्राफी किस प्रसिद्ध लेखक की है, तो ये खुशवंत सिन्हा का है। बाद में कि इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी फॉर्मेट में आपको टॉपिक वाइज सेक्शन में नेता का अलग, राइटर का अलग, खिलाड़ी का अलग, है ना,
किताब आपको मिल जाएंगे, हीरो हीरोइन के अलग, है ना। तो झुम्पा लाहिरी की किताब कुछ देखेंगे, द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनक्वेश्चनड अर्थ, है ना। और अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग काफ़ी पूछे जाते हैं। किरण देसाई के द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस काफ़ी पूछे जाते हैं। रस्किन बॉन्ड के द ब्लू अम्ब्रेला, है ना, द रूम ऑन द रूफ, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शशि थरूर के द पैराडिक्सल पैरो मिनिस्टर एंड इरा ऑफ डार्कनेस, ये सब, है ना। रामचंद्र गुहा का इंडिया आफ्टर गांधी, मुलराज आनंद का द अनटचेबल, कूली, ये सब जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा टॉपिक वाइज सेक्शन में। 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, ये रिसेंट हालिया किताब है ये, और ये जो है पूर्व नेता कौन, सुशील कुमार शिंदे के द्वारा लिखा गया है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, है ना। मेरी 51 कविताएं, संसद के 3 दशक, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की किताब है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये जो है भूतपूर्व सेना से जुड़े रहे मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखे गए हैं। खतरनाक रसायन, तंबाकू प्रोडक्ट तथा रेलवे, इन तीनों में किस उद्योग के लिए किसी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो रेलवे के लिए कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पूर्ण स्वामित्व सरकार का है इस पे, ठीक है। ये एकाधिकार है, एकाधिकार प्रतियोगिता नहीं। मैंने उस दिन बताया था एकाधिकार प्रतियोगिता कहेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है कंटेंट सेलर हो जाएंगे, विक्रेता बहुत सारे हो जाते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता में। लेकिन एकाधिकार खाली कहेंगे तो इंडियन रेलवे उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रेलवे परिवहन और परमाणु ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, इसके लाइसेंस जारी करने की जरूरत नहीं होती है। 1948 में उद्योग धंधा को कितने भाग में बांटे गए थे, तो आप कहेंगे 4 भागों में बांटे गए थे, और आजाद भारत की प्रथम औद्योगिक नीति यहीं से लाया गया था 1948 में, ठीक है। इसमें जो है 4 कैडर में उद्योग धंधा को बांटा गया। सामरिक उद्योग, मूल या प्रमुख उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग और अन्य उद्योग, इस प्रकार से बांटे गए थे। 1956 में 1948 वाले जो औद्योगिक नीति है इसमें संशोधन करके उद्योग धंधा को 3 श्रेणियों में बांटा गया। इस 3 श्रेणियों में क्या क्या शामिल किया गया, मैंने 36 सीरीज जो चल रही है जिसमें हायर लेवल की क्वेश्चन हम करते हैं वहां पे अच्छे से समझा दिए हैं कि 1956 में जो औद्योगिक नीति आया इसमें 3 अनुसूची बनाया गया, ए बी सी, और इस सभी अनुसूची में अलग अलग चीजों को रखा गया, जहां पे अलग अलग जो है डिटेल में पढ़ते हैं वहां पे। औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम 1951, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 में बनी, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में भी आया था। तो ये आज़ादी की पहले की बात हो गई, अंग्रेज के ज़माने की, लीटन के समय आया था। आज़ादी के बाद भी आर्म्स एक्ट आया 1959 में, ठीक है भाई। अब आज भी है ना भाई कि बिना लाइसेंस आप बंदूक वगैरह नहीं रख सकते। इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष और रक्षा उपकरण, विस्फोट, गन पाउडर, औद्योगिक विस्फोट, मादक पदार्थ, तंबाकू का प्रोडक्ट इत्यादि सब पर लाइसेंस अनिवार्य है ना। रेलवे तथा परमाणु कार्यक्रम भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रिजर्व है। अब इसमें जो है कोई प्राइवेट आदमी खरीद नहीं सकता। मैंने आपको कई बार समझाया है, मैं रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसा कि आप कंटेनर खरीद सकते हैं, अगर आपका पोर्ट का बिजनेस है, मतलब कंटेनर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं आप चीज़ों को, तो आप कंटेनर भाड़े पे खरीद के लगा सकते हैं। जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं लगाए हैं, और इससे बहुत ज़्यादा इनकम होती है उनकी, है ना। लेकिन आप रेल का पाथ नहीं खरीद सकते, इंजन खुद का नहीं खरीद सकते आप, ठीक है। इसके अलावा कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना, ये कोल मिनिस्ट्री का योजना है, ये 2025-26 तक के लिए जो है चलाई जाएगी। ये हाल में चर्च में रहा था इसलिए बता दिया, चर्चा में, चर्च में नहीं। पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है, पेरियार नदी निकलती है। पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है, इन्हें ध्यान रखेंगे, इदुक्की परियोजना इसी पे है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिणी गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को, और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, और ये भी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री रेंज भी कहते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है 1600 किलोमीटर से भी अधिक है, चौड़ाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच है। पूर्वी घाट की लंबाई 1131 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी में पूर्ण स्वरूप वाले कितने तार होते हैं, तो 4 गो होता है। सारंगी के सभी कलाकार के बारे में आप जो है टॉपिक वाइज में देखेंगे, शुकुर खान, सबरी खान, गोपाल मिश्रा, सुल्तान खान, अब्दुल करीम इत्यादि, है ना। इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन होनी चाहिए, और भी क्वेश्चन है, ठीक है। कितने टाइम हो गए, मेरे पास थोड़ी मजबूरियां हैं, मुझे यहीं पे बंद करके जाना होगा, है ना। तो यहाँ पे, है ना, ये जो क्लास आपका PDF है ये वाला,
इसको पूरा का PDF दे देंगे हम, है ना। 3 क्वेश्चन यहाँ पे मुझे छोड़ना पड़ रहा है, तो आप लोग PDF से वहाँ पे कवर कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, है ना। अगला ये वाला क्वेश्चन कितना है समय, 2 मिनट तो और है ना। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित किया गया था? कोलकाता में। लास्ट क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि आप PDF के लास्ट में इसे पाएंगे। रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की स्थापना 1829 में किया गया था। ये भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। ओरिएंटल क्रिकेट क्लब मुंबई 1848 में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पुरानी क्रिकेट क्लब है। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब 1889 में किया गया था। ये सबसे पुरानी ऑपरेशनल फुटबॉल क्लब है। सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता जो है ये डूरंड कप 1888। पहला मैच शिमला में खेला गया था। भारत में पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है इंग्लैंड के खिलाफ 13 जुलाई 1974 को अजीत वाडेकर के कप्तानी में खेले थे। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 को इंग्लैंड के खिलाफ CK नायडू के कप्तानी में खेले थे। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा वीडियो नंबर 17। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी कंटेंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, ले सकते हैं।